तो सबसे पहली बात जो है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2022, जिसको हम लोग NEP 2020 के नाम से जानते हैं, विच वाज स्टार्टेड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया 29 जुलाई 2020 से जिसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है। ये जो है पुरानी वाली जो पॉलिसी थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन 1986 को ये रिप्लेस करती है और उसका जो है जगह ये लेती है। ठीक है। अगला है कि दिस द पॉलिसी इज कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग इन द बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग कि NEP 2020 जो है वो हमारा उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हुआ है वो हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग इन द बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। रूरल एंड अर्बन इंडिया दोनों में जो है इसका वर्क हम लोग को देखने को मिलता है। इसका जो गोल है, गोल भी हम लोग को याद रखना होगा कि पॉलिसी एम टू ट्रांसफॉर इंडिया एजुकेशन सिस्टम बाई 2030। NEP 2020 का जो एम रखा गया है कि भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम लोग 2030 तक पूरी तरीके से परिवर्तित कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें। इसके बाद ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसको बनाने का जो कार्य किया गया था वो के कस्तूरी रंजन, रंगन या रंजन इसको बोला जाता है, के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट के आधार पे जो है ये NEP 2020 जो है वो बनाई गई है। ये जो है टोटल 28 लैंग्वेज के ऊपर जो है बात करती है। आर यूज इन द टीचिंग एंड लर्निंग इन ग्रेड 1 से लेकर 5 तक जो है टोटल ऐसे 28 लैंग्वेज के ऊपर बात करती है जो 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई में जो है जिसको काम में लाया जाएगा। हमारे कौन से शेड्यूल में जो है लैंग्वेजेस को रखा गया है? 7वां नहीं है, 7वां नहीं, 8वां है शायद। हाँ उसमें हाँ उसमें कितने लैंग्वेज हैं? लगभग 22। हाँ। इसके अलावा जो 6 लैंग्वेज और हैं उनको भी इसमें रखा गया है कि 1 से लेकर 5 तक जो है उनको यूज किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो जनरल फार्मूला है वो 5+3+3+4 है। इससे पहले वाला क्या था? 10+2+3। ठीक है। 5+3+3+4, इसको हम लोग आगे देखेंगे कि इसको क्यों 5+3+3+4 बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद NEP पे जो काम करने का जो शुरुआत किया गया था वो शुरू किया गया हमारा जनवरी 2015 में। ए कमेटी अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम स्टार्टेड द कंसल्टेशन ऑफ प्रोसेस द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं TSR सुब्रमण्यम, इन्होंने 2015 में जो है NEP 2020 के ऊपर जो है काम करना शुरू किया था। ठीक है, ये भी हम लोगों को याद रखना होगा। तो इसमें क्या क्या बातें हम लोग को याद रखनी है? सबसे पहले कि इसने 86 को रिप्लेस किया है और 29 जुलाई 2020 से इसको जो है स्टार्ट किया गया है। और इसका एम जो है वो हमारा है कि 2030 तक पूरे एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना। इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इसका जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। ये भी हम लोग को याद रखना होगा। इसको किस समिति, ये ऊपर वाला, इसका एक पॉलिसी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन पे बात किया जाएगा इस पॉलिसी में। साथ ही साथ इसमें जो वोकेशनल ट्रेनिंग, जो ITI पॉलिटेक्निक और जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग वाले जो कोर्सेस हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कोर्स वाले, वो जो है रूरल और अर्बन दोनों इलाकों में जो है इसके थ्रू ही बात की जाएगी। ठीक है। इस दिन जो है शुरू किया गया था, इसको अपनाया गया था।
29 जुलाई 2020 को इस एनईपी को लागू किया गया था। ठीक है, और 2015 में जो है इसका जो है काम शुरू किया गया था। एनईपी को कैसे बनाया जाएगा, वो कैसे क्या क्या जो है डिज़ाइन किया जाएगा, वो TRS सुब्रमण्यम जो है उन ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, इनके कंसल्टेशन से जो है ये प्रोसेस शुरू किया गया था। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन वही है, प्राइमरी एजुकेशन, आरंभिक शिक्षा। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द ड्राफ्ट वाज सबमिटेड 2019 में जो है ड्राफ्ट जो है सबमिट किया गया था। पूरा ड्राफ्ट जो है तैयार करके 2019 में इसको सबमिट किया गया था। इसरो के जो चीफ हैं कस्तूरी रंजन उनके द्वारा। ठीक है, NEP 2020 इनेक्ट न्यूमेरियस चेंज इन द इंडिया एजुकेशन पॉलिसी। इट एम्स टू इंक्रीज स्टेट expenditure on education from around 3% to 6% of GDP as soon as possible। ये बोला कि 3% से लेकर 6% तक का GDP जो है हमारे स्टेट एक्सपेंडिचर का जो है खर्च किया जाएगा 2020 के ऊपर। ठीक है, स्टेट एक्सपेंडिचर राज्यों के द्वारा जो है 3% से लेकर 6% की GDP जो है एजुकेशन के ऊपर खर्च करने की बात इसमें की जा रही है। ठीक है, इसके बाद हाँ हाँ 3 से लेके 6, 3 से बढ़ा के जो है 6 करने की बात जो है की जा रही है। प्रमुख बातें इसमें और जो देखा जाएगा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% लाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। सकल नामांकन अनुपात ग्रास इनरोलमेंट रेशियो का मतलब है, इसको GER बोलते हैं, कि जो भी प्राइमरी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका जो है नामांकन कहीं ना कहीं ज़रूर होना चाहिए। इसको हम लोग सकल नामांकन अनुपात बोलते हैं। 2030 तक जो है इसको 100% करने की लक्ष्य जो है NEP 2020 का जो है रखा गया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, जैसे कि 14 तक की उम्र तक के बच्चों के लिए एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट है, प्राइमरी एजुकेशन। लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे छूट जाते हैं जिनका एडमिशन कहीं किसी स्कूल में नहीं हो पाता है, वो इनरोल नहीं हो पाते हैं किसी स्कूल या किसी संस्था में। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए NEP 2020 का जो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक भारत का कोई एक ऐसा बच्चा नहीं बचेगा जो प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ने के लायक है लेकिन वो कहीं जो है उसका एडमिशन नहीं हुआ। इसी को हम लोग ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं, सकल नामांकन अनुपात। ठीक है, सेकेंड में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू अनुपात 6% व्यय करने का सार्वजनिक लक्ष्य रखा गया। वही बात है, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय जो है किया गया है। MHRD जो पहले था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको परिवर्तित करके एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है किया गया, शिक्षा मंत्रालय NEP 2020 के तहत। ठीक है, ये भी याद रखना है। 5वीं कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा में, 5वीं तक की कक्षा की शिक्षा जो है वो हमारे मातृभाषा यानी कि हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें देने की बात की गई है। क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाए जाने पर बल दिया गया। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। अगर ये बोला गया कि कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में आगे पढ़ना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। कक्षा 8 तक और आगे की शिक्षा को भी मातृभाषा की प्राथमिकता जो देने की बात की गई है। इसमें बोला जा रहा है कि देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग। यूजीसी और जितने भी भारत में उच्च शिक्षा के संस्थान हैं सबको जो है एक भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एकल नियामक की परिकल्पना जो है की गई है। इसकी बात पहले भी हम लोगों ने कर चुके हैं, कई सारे कमेटी में जो इसका रिकमेंडेशन जो दिया गया था कि सारे ये इंडियन हायर एजुकेशनल
परिषद काउंसिल आई, इसमें क्वेश्चन पूछा गया, अभी हम लोग कंफर्म कर लेंगे, लेकिन इसको याद रखेंगे, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, इंडियन हायर एजुकेशनल, एक मिनट, वो भी हो सकता है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ हायर एजुकेशन, ICHE, इंडियन काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा गया है कि ये याद रखेंगे कि जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो हमारा UGC हुआ, AETCE करके कुछ हम लोगों ने देखा था कल, आगे हम लोग फिर से देखेंगे, वो हुआ, जितने भी हायर एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडीज हैं सबको जो है एक जो है भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के साथ जो है रिप्लेस करने की बात इसमें की गई है। ठीक है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस पर, उसके बाद पूछ लीजिएगा। आगे जैसे कि शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था, लेकिन अब की बार 2020 से जारी किया गया है, कोई बात नहीं इसमें। इसके बाद लैंग्वेज के ऊपर जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है बात की गई है, लैंग्वेज के ऊपर जो इस पर बात की गई है बहुत भयंकर, तो उसको हम लोग देख लेंगे कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ मदर टंग एंड लोकल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल द 5th क्लास। ये तो बोला जा रहा है कि 5वीं क्लास जो है हमारा लोकल लैंग्वेज और मदर टंग का यूज किया जाएगा, वाइल रिकमेंडिंग इट्स कंटिन्यूएंस टिल 8 एंड बियॉन्ड। ये बोला जा रहा है कि अगर हम लोग इसको और आगे तक जारी रख सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। संस्कृत एंड फॉरेन लैंग्वेज बिल आल्सो बिल गिवन एम्फेसाइज द पॉलिसी रिकमेंडेड दैट द ऑल स्टूडेंट विल लर्न 3 लैंग्वेज इन देयर अंडर अंडर द फार्मूला। यही जो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो दिया गया था कोठारी आयोग के द्वारा, उसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है वैल्यू जो दिया जा रहा है, एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 लैंग्वेज शुड बी नेटिव ऑफ इंडिया। इट आल्सो स्टेट द नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन द स्टूडेंट। भाषा जो है बच्चों पे जो है थोपी नहीं जाएगी। शॉर्टली आफ्टर द रिलीज ऑफ पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑफ क्लेरिफाइड द लैंग्वेज पॉलिसी इन NEP in a broad guideline and that is it was up to states, institutions and schools to decide implementation। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी थी, इसके बाद जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको जो है अपने अकॉर्डिंग जो है इम्प्लीमेंट करने की छूट जो है वो दी गई थी। जैसे कि अभी तक जो है बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे NEP 2020 जो है लागू नहीं हुआ, या धीरे धीरे वो लोग लागू कर रहे हैं। A more detailed language strategy would be released in the National Curriculum Framework in 2021। Note was also made that there were already institutions which had implemented this 3 language policy 16 years ago, such as सरदार पटेल विद्यालय। वही जो है सरदार पटेल विद्यालय जो है वो 60 वर्ष पहले जो है वो हमारे 3 लैंग्वेज पॉलिसी को जो है वो अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रही है। बोथ एजुकेशन पॉलिसी 86 एंड राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 2009 प्रमोट यूज द मदर टंग टू एज द एडवाइजरी गाइडलाइन। वही बात की जा रही है जो पहले हम लोगों ने 1986 में जो है देख चुके हैं। ठीक है, हाँ बच्चों पे जो है बहुलता है। अब ऐसा नहीं है कि 30 बच्चों की क्लास है उसमें एक बच्चा जो है वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि हम ये लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, तो वहाँ नहीं,
अब कोई एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे सारे बच्चे चाहते हैं कि हमको ये लैंग्वेज पढ़ाई जाए, और वहाँ जो है उनको ऊपर जो है इम्पोज नहीं किया जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें जो है एक निपुण भारत मिशन चलाने की जो है बात की गई है। निपुण भारत मिशन, नेशनल, निपुण का हम लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमेरेसी, निपुण मिशन, निपुण भारत मिशन। इसका फुल फॉर्म हम लोग याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी वाज लॉन्च इन 5 जुलाई 2021 को जो है लॉन्च किया गया है। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है कि भारत में जो है साक्षरता दर जो है उसको अधिक से अधिक किया जा सके। फोकस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, द पॉलिसी अकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ अचीविंग फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमेरेसी बाई ऑल स्टूडेंट बाई ग्रेड 3। 3 तक, तीसरी क्लास तक जो बच्चा है उससे वो ये उपेक्षा की जा रही है कि वो जो है पूरी तरीके से साक्षर और पूरी तरीके से न्यूमेरेसी यानी कि गणित की चीज़ों को वो समझ सके। ठीक है। इसके बाद आगे जो बात की जा रही है कि 10+2 स्ट्रक्चर विल रिप्लेस 5-3-3+4 मॉडल, दिस विल बी इम्प्लीमेंट एज फॉलो। फंडामेंटल स्टेज बोला जा रहा है इसमें। अब स्टेज पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। फंडामेंटल स्टेज है, प्री पेरियोडिक स्टेज है, मिडिल स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है। तो फंडामेंटल स्टेज जो रखा गया, दिस इज द फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, 3 ईयर। प्री स्कूल, आंगनवाड़ी, फॉलोड बाई क्लास 1 एंड क्लास 2 प्राइमरी स्कूल। ये जो है तो 2 पार्ट में जो है बटा हुआ है फंडामेंटल स्टेज। दिस विल बी कवर चिल्ड्रेन एज 3 से 8। एज भी हम लोग को याद रखना होगा। फंडामेंटल स्टेज जो रखा गया है वो प्री स्कूल और आंगनवाड़ी 1 और 2, ये 3 क्लास को मिला के फंडामेंटल स्टेज बोला जा रहा है। और यहाँ जो है बच्चे की एज जो है 3 से 8 साल के बीच ये माना गया है। ठीक है। 3 ईयर ऑफ दिस इज फर्दर, प्री स्कूल और आंगनवाड़ी ये दोनों एक ही है। ओके। तो इसमें टोटल कितना एज लगेगी बच्चे की? 5 साल। थ्री ईयर ऑफ प्री स्कूल और आंगनवाड़ी ये बोला जा रहा है। वही सिस्टम है पीजी, एलकेजी और यूकेजी। ठीक है। पीजी, एलकेजी, यूकेजी वाला जो 3 साल है उसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि उसको हम लोग प्री स्कूल मानते हैं। फॉलोड बाई क्लास 1 एंड क्लास 2, 1 और 2 क्लास जो है वो फॉलो करके, यानी कि बच्चा अगर 3 में एडमिशन लेता है तो 8वीं क्लास, 8 साल होते होते वो जो है फाउंडेशनल स्टेज को जो है कवर कर लेगा। ठीक है। समझ में आया सबको ना? इसके बाद आता है प्री पैरेटरी स्टेज, 3 से लेकर 5 तक की जो पढ़ाई है। 3, 4 और 5 की क्लास की जो पढ़ाई है उसको हम लोग प्री पैरेटरी स्टेज बोलते हैं। क्लास 3 to 5 विल कवर द एज ऑफ 8 साल से लेकर 10 साल की उम्र जो है वो बच्चे की कवर करेगी। 3, 4, 5 यानी कि 8 साल का बच्चा होगा 3 में, और 4 में जाएगा तो 9 साल का, 5 साल का होगा तो 5वें में जाएगा तो 10 साल का बच्चा होगा। इट विल बी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट लाइक स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेज, आर्ट, साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये सब सब्जेक्ट जो है बच्चे को इसमें पढ़ाया जाएगा। इसके बाद मिडिल एज जब आएगा 6 to 8, फिर से ये 3 जो है वो 3, 6, 7, 8 ये 3 साल जो है, यहाँ पे ये हो गया 11, ये हो गया 12 और ये 13 साल। 11 से जो है 13 साल के बीच में जो है
वो मिडिल स्टेज जो वो पार करेगा। इट विल बी इंट्रोड्यूस स्टूडेंट द मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड ऑल एंड ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स। ये सब्जेक्ट जो है बच्चे को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आएगा सेकेंडरी स्टेज, जो सबसे लास्ट वाला है, वो 4 साल का होगा। 4 साल का होगा तो 9, 10, 11, 12, यहाँ आ जाएगा बच्चा 14, 15, 16 और 17 साल का। इसमें जो है क्लास 9 एंड 12 कवरिंग एज 14 से 18 साल। इट विल बी अगेन सब डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा। क्लास 9 एंड 10 कवरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ, वाइल क्लास 11th एंड 12th कवरिंग द सेकेंड फेज। These 4 years of study are intended to inculcate multidisciplinary studies coupled with the depth and critical thinking। वही चीज़ें जो है लिखी गई हैं जो पहले हम लोग देख चुके हैं। नौ इसमें जो कोई परिवर्तन उतना हम लोग को नहीं देखने को मिला। 9, 10th, 11th और 12th इसको एक साथ, 6, 7, 8 एक साथ, 3, 4, 5 एक साथ, 1 और 2 एक साथ। इससे पहले जो है LKG, UKG और PG एक साथ। ठीक है, क्लियर है ये? ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ बोला गया है कि इंस्टेड ऑफ एग्जाम बीइंग हेल्ड एवरी एकेडमिक ईयर, स्कूल स्टूडेंट विल ओनली अटेंड 3 एग्जाम इन द। दूसरी क्लास में उसका एक एग्ज़ाम होगा, पाँचवीं क्लास में उसका एक एग्ज़ाम होगा, और जो 8वीं क्लास में जो है इसका एक एग्ज़ाम होगा। 2, 5 और 8 पहले क्या होता था कि हर क्लास में जो बच्चे को एग्ज़ाम देना पड़ता था, 1st, 2nd, 3rd, 5th। ठीक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब क्या है NEP 2020 के हिसाब से कि बच्चे को जो है 8वीं तक की कक्षा क्लास जो है पूरी करने के लिए बस 3 बार जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहले जो है कि पहला जो जब प्री स्टेज जब वो ख़त्म करेगा, फाउंडेशनल स्टेज जब ख़त्म करेगा 2nd क्लास में, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज जब ख़त्म करेगा 5th क्लास में, उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज, मिडिल स्टेज जब ख़त्म करेगा 8th क्लास में। इसको बस 3 एग्ज़ाम जो वो देना पड़ेगा। ठीक है, 2nd, 5th और 8 ये 3 क्लास में जो इसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम विल बी कंटिन्यू टू बी हेल्ड, जैसे बोर्ड एग्जाम जो होता था उसी तरीके से होगा, बट विल बी रीडिजाइन। स्टैंडर्ड ऑफ दिस विल बी स्टेबलाइज बाई असेसमेंट बॉडी। परख एक बॉडी, असेसमेंट बॉडी बनाया गया है। परख का फुल फॉर्म हम लोग याद रखेंगे, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख का एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे, ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। परख, परफॉर्मेंस assessment review analysis of knowledge for holistic development to make them easier these exam would be conduct twice a year with student being offered up to 2 attempts। जैसे कि JEE मेंस में देखने को अभी मिल रहा है फिलहाल में कि बच्चे को जो है 2 अटैम्प्ट देने का मौका जो दिया जा रहा है, उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी 2 अटैम्प्ट देने का मौका दिया जा रहा है। बच्चा अब डिसाइड करेगा कि किसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, यानी कि दोनों दे सकता है। जिसमें उसका ज़्यादा नंबर आएगा वो जो है हमारे लिए मान्य समझा जाएगा। ठीक है, इन कंडक्ट जो है एग्जामिनेशन का, जो बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है वो जो है NEP 2020 के अकॉर्डिंग साल में 2 बार कंडक्ट कराने की जो है बात की गई है। जैसे कि JEE मेंस का अभी एग्ज़ाम जो होता है वो 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एक जनवरी सेशन और एक जो है अप्रैल सेशन। उसी तरीके से या नेट का जो एग्ज़ाम है, नेट का जो एग्ज़ाम होता है एक जून सेशन और एक जो दिसंबर सेशन। उसी तरीके से बोर्ड का एग्ज़ाम जो है उसको भी 2 सेशन में कंडक्ट कराने की जो है बात की जा रही है। ठीक है, अब वो जो है आगे जो है अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, थोड़ा सा देखा जाएगा। दिस एग्जाम इटसेल्फ वुड बी 2 पार्ट्स, नेमली ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। वही सब बात जो इसमें की गई है। दिस पॉलिसी एंड टू रिड्यूसिंग करिकुलम लोड स्टूडेंट्स अलाउंग देम टू मोर इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टी लिंगुअल। वन ऑफ एग्जाम्पल गिवन, इफ ए स्टूडेंट वांट्स टू परस्यू फैशन स्टडीज विथ फिजिक्स, or one if wants to learn
bakery with chemistry, they will be allowed to do so. वही बोला जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड भी होलिस्टिक ऑफरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट स्किल। बहुत सारी स्किल्स के ऊपर जो है बात जो रिपोर्ट कार्ड बनेगी वो स्किल के ऊपर जो है बात करते हुए बनाई जाएगी। इसके बाद आगे जो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम क्लास 6 एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग विल बी अडॉप्टेड। कोडिंग जो होता है, जो कोडिंग हमारे हम लोग के समय जो है लगभग ग्रेजुएशन के बाद जो है ग्रेजुएशन में सिखाई जाती थी बीटेक वालों को या बीसीए वालों को या कंप्यूटर कोर्स करने वालों को। अब क्या होगा कि कोडिंग जो है हमारे क्लास 6 में ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को याद रखना होगा। इसके बाद आगे है कि मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना विल बी एक्सटेंडेड टू द इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। मिड डे मील योजना में बस मिड डे मील की बात की जा रही थी, अपराह्न भोजन के बारे में बात की जा रही थी, दोपहर के खाने के बारे में बात की जा रही थी। लेकिन फिलहाल जो है अब क्या बोला है कि इसमें जो है ब्रेकफास्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि बच्चे जब एक बार स्कूल जाएंगे तो भी उनको जो है एमडीएम मिड डे मील योजना का जो है फ़ायदा मिलेगा। मिड डे मील योजना का नाम बदल के कुछ बदल दिया गया था, पीएम पोषण कर दिया गया है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। पीएम पोषण पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ काउंसलर एंड सोशल वर्कर के थ्रू जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है फोकस किया जाएगा। आगे जो है हायर एजुकेशन के ऊपर अगर बात करें, हायर एजुकेशन इज पर्पज 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री इन द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन का मतलब है कि 4 साल का कोर्स है तो आप चारों साल जो है एग्जिट ले सकते हैं, चारों साल इसको छोड़ सकते हैं आप। पहले साल जब छोड़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट का मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बीए किया तो कोर्स जो होता है कई प्रकार के होते हैं, एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, एक डिप्लोमा होता है, एक जो है बैचलर डिग्री होती है, एक जो है 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री होगी। तो अगर आप पहले साल छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, सर्टिफिकेट जो मिल जाएगा सर्टिफिकेट की डिग्री। दूसरे साल छोड़ते हैं तो डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, तीसरे साल छोड़ते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, चौथे साल अगर छोड़ते हैं तो आपको पूरा जो है मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री जो है वो मिलेगी। मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री की जो है बात की जा रही है, मतलब आप पहले साल अगर छोड़ दे रहे हैं, अगर आपका फिर 3 साल बाद मन कर रहा है कि हम अपने एजुकेशन को जो है कंटिन्यू कर सकें तो आप फिर से जो है सेकेंड ईयर में एजुकेशन अपना जो एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? फोर साल में 4 साल का अगर आप पूरा करते हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री आपको मिलेगी। नहीं नहीं, ग्रेजुएशन जितना भी है, ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्स हैं इस बार जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम्म हम्म ये यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है। ये पूरी बात जो बोली जा रही है इसमें वो एक एक यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो इसको अपना रही है, एनईपी 2022 को जो है लागू कर रही है या नहीं कर रही है। लागू करेगी तो सारे परिवर्तन एक साथ होंगे। बताइए प्रभा। हाँ, +4 ये जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो इस साल से लागू हो गया लगभग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। इसीलिए जो है ना अब से एक परिवर्तन जो है नेट के एग्ज़ाम में भी देखने को मिल रहा है कि आप जो है 4 साल का ये मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री करके डायरेक्ट पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं, आपको एमए करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। एलाइन डिग्री एजुकेशन में हाउ इज वेस्टर्न मॉडल्स, एमफिल की डिग्री जो है वो पहले से भी डिसकंटिन्यूस है, अब इस समय भी जो है इसको छोड़ दिया गया। बताइए प्रभा।
क्या बोल रही हैं? ये अभी देखना होगा थोड़ा सा, पहले परसों वाले एग्जाम पे फोकस करते हैं। ये हायर एजुकेशन कमीशन, HECI, वही जो है हम लोग जब पीछे शायद इसको इंडियन कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन बोल रहे थे, वही है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो स्वदेश बता रहे थे। विल बी सेटअप ए रेगुलेट हायर एजुकेशन, द काउंसिल गोल विल बी इंक्रीज ग्रास एनरोलमेंट रेशियो। 4 जो है वर्टिकल इसके जो है वो होंगे, विंग होंगे। पहला जो इसमें बोला जा रहा है कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, एंड इसका फुल फॉर्म हम लोग याद रखेंगे, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NHERC टू रेगुलेट हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन वाइल एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। मेडिकल और लीगल एजुकेशन यानी कि लॉ और मेडिकल की बात जो इसमें नहीं की जाएगी। नाक NSC, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये मेटा एक्रेडिटिंग बॉडी जो है, ये इसके पीछे हम लोग अभी जो है आगे थोड़ा सा बात करेंगे इसको, ये होगा। चौथा तीसरा इसमें हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फॉर फंडिंग एंड फाइनेंसिंग द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। दिस विल बी रिप्लेस द यूनिवर्सिटी एग्जिस्टिंग नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इन तीनों को जो है हटा के एक बनाया जाएगा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल बनाया जाएगा इन तीनों को मिला के, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE, AICTE और UGC, इन तीनों को जो है मिला के हटा के एक कमीशन बनाया जाएगा जो तीनों का काम देखेगी, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। ठीक है, इसके बाद चौथा जो इसमें बनाया जाएगा जनरल एजुकेशन काउंसिल, GEC, टू फ्रेम ग्रेजुएट एप्टीट्यूड नेमली द लर्निंग आउटकम एक्सपेक्टेड। इट विल बी आल्सो रिस्पॉन्सिबल द फ्रेमिंग नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। एक और संस्था बनाई जाएगी जनरल एजुकेशन काउंसिल, जिसका काम क्या होगा कि ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स नेमली लर्निंग आउटकम एक्सपेक्टेड, ये चेक करेगी कि जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। विल आल्सो रिस्पॉन्सिबल फ्रेमिंग नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होगी। और द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन विल कम अंडर द GEC, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो यहाँ ये था वो इसके अंडर आ जाएगा एज ए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, PSSB। इसका काम है कि पहला जो इसका इंपॉर्टेंट काम है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, टेट, CTET, नेट, ये सब जो काम है जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं, वो सब काम को देखने के लिए जो है जनरल एजुकेशन काउंसिल जो है बनाई जाएगी। जैसे कि PhD कहीं अगर प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोई टीचर बन रहा है प्राइमरी का उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोई अगर मिडिल क्लास का टीचर बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो खास करके नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का जो काम करेगी वो जनरल एजुकेशन काउंसिल वो करेगी। ठीक है, इसका काम होगा फंडिंग एंड फाइनेंसिंग देखना। यहाँ 3 का काम जो है मिला के इसको दिया गया है ना, तो वो बस तीनों का जो है फंडिंग एंड फाइनेंसिंग देखेगी। ठीक है, और इसका ये वाला जो काम था क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क वाला, उसको देखने के लिए जनरल एजुकेशन काउंसिल वो बनाया जाएगा। ठीक है, आगे अदर PSBB विल इंक्लूड प्रोफेशनल काउंसिल, वेनेटरी काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये जो है अलग अलग प्रकार के PSB होंगे जो हमारे ये जनरल एजुकेशन काउंसिल जो थी इसके अंडर वर्क करेंगे। ठीक है,
यहाँ लिखा गया है ना कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज। आगे द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विल गिवन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी अक्रॉस द इंडिया। सीयूईटी के बारे में बात की जा रहा है। जेई मेंस नीट के तरीके से जो सीयूईटी जो कंडक्ट कराने की जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एनटीए के द्वारा एनटीए को दी गई है। द पॉलिसी प्रोसेस द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटीज मेक चेंज विद द रिगार्ड डाइवर्सिटी learning. The policy propose internationalized education in India. Foreign university can now set up campus in India. इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे यहाँ कैंपस सेटअप कर सकती है। एक अभी फ़िलहाल में जो है एक कोई यूनिवर्सिटी शायद खुली थी गुजरात में, ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी है क्या, डिकिन करके कोई, डिकिन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया में। ये पूछा जा सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एनटीए ही कराता है। हाँ हाँ वही मैं बता रहा हूँ, डेकिन, DEAKEIN, डेकेन यूनिवर्सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया की कोई यूनिवर्सिटी है, वो जो है गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना पहला जो है कैंपस स्टेबलाइज की है। ठीक है, ये याद कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने कभी पढ़ा था इसको करंट अफेयर में, इसलिए जो थोड़ा बहुत याद था हमको। आगे है वही बात की जा रहा है, इंटरनेशनल ब्रांच ऑफ कैंपसेस। ये बात की जा रही है भारत के जो कैंपस हैं उनको जो इंटरनेशनल ब्रांच तक पहुंचाने के लिए क्या जो है बात की जा रही है। इससे पहले जो है एक 2012 में फेल्ड अटेम्प्ट किया जा चुका है। NEP 22 रिन्यू द एफर्ट ऑफ स्पेशली अलाउइंग द फॉरेन यूनिवर्सिटी रिप्लाइज कैंपस इन इंडिया एज वेल गिविंग परमिशन ऑफ IITs टू सेटअप कैंपस इन ओवरसीज। ये भी याद रखेंगे कि पहला जो है IIT का कोई कैंपस खोला गया है किसी बाहर, ये भी मुझे याद आ रहा है शायद तंजानिया है क्या शायद, थोड़ा सा चेक कर लेंगे। फर्स्ट IIT कैंपस, इससे पहले जो 2012 में एक बार बात हुई थी कि हमें जो है इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस जो खोलना चाहिए, लेकिन वो फेल्ड हो गया, कोई इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ठीक है, IIT जो है पहला IIT का कैंपस जो खोला गया है जंजीबार में खोला गया है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। पहला जो है भारत का इंटरनेशनल कैंपस कौन है IIT का, जंजीबार में खोला गया है। और भारत के अंदर जो डेकिन जंजीबार ZANZIBAR जंजीबार, अफ्रीका का एक कंट्री होगा कहीं। The policy set up the grand goal of utilizing international education to re-establish India as the Vishwa Guru, world teacher, which is तंजानिया में है ना। ठीक है, बहुत अच्छा, तंजानिया में ही जंजीबार है। तंजानिया की राजधानी है क्या? अफ्रीका, 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 ठीक है। which was redirected India Vice President M. Venkaiah Naidu who expressed the desire to stabilize India at a global academic talent। वही सब बात जो है की जा रही है इसमें। बस हमको इतना याद रखना है कि जो मैंने दो चीज़ें बताई कि पहला भारत का आउटसाइड कैंपस कौन था IIT का, जंजीबार तंजानिया में खोला गया है। और भारत के अंदर जो पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो खोली गई है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस, वो गिफ्ट सिटी गुजरात में डेकिन विश्वविद्यालय का खोला गया है जो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है,
ये दो चीज़ें जो इससे पूछी जा सकती हैं। आगे टीचर्स के ऊपर जो इसमें बात की गई है कि NEP 2020 पुट फॉरवर्ड मेनी पॉलिसी चेंज रिगार्डिंग द टीचर एंड एजुकेशन टू बिकम ए टीचर। 4 साल का जो B.Ed एजुकेशन अभी जो हाल ही में लागू किया गया है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन विल बी मिनिमम रिक्वायरमेंट नीडेड बाय 2030। अभी तक जो है किसी किसी राज्य में जो इसको लागू किया गया है, लेकिन अभी से जो है 2030 के बाद टीचर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो हमारा 4 साल का B.Ed होना चाहिए। ठीक है। द टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी आल्सो मेड ट्रांसपेरेंट। द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन PSSB है जो जनरल एजुकेशन काउंसिल जो था उसके अंडर ये काम करती है। विल फ्रेम ए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड टीचर एजुकेशन बाय 2021 एंड द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड टीचर बाय 2022। जो B.Ed का हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क है टीचर एजुकेशन का वो 2021 में बनाया गया है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा, और नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ए टीचर्स जो है 2022 में सेट किया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। EdTech के ऊपर जो है बात की गई 2022 में अंडर द NEP 2020 नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन, टीचर को क्या क्या चीज़ें जो है पढ़ाई जानी चाहिए उसका करिकुलम जो है 21 में डिसाइड किया जाना चाहिए। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, एक टीचर के पास कौन कौन से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ये डिसाइड किया जाएगा 2022 में। किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा। ठीक है। EdTech के ऊपर जो बात की गई है EdTech कंपनीज एंड स्टार्टअप आर प्रोवाइडेड बाय नेसेसरी गाइडलाइंस एंड इम्पैक्ट्स डेवलपमेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बात हो रहा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ERP सॉफ्टवेयर असेसमेंट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लैब्स, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम याद रखेंगे हम लोग, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम an autonomous body are accredited to facilitate exchange of ideas and technology usage improve learning in September 2021 in the line of NEP नीति आयोग पार्टनरशिप बायजूस के साथ जो है ये पार्टनरशिप किया गया है। फ्री एक्सेस टू इट्स टेक ड्राइवन लर्निंग प्रोग्राम इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस 112 डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे पहले जो बायजूस के साथ, क्योंकि उस समय बायजूस ही जो था सबसे सुपीरियर EdTech जो है माना जा रहा था, इसलिए जो है NEP को कारगर बनाने के लिए नीति आयोग का जो है पार्टनरशिप किया गया था बायजूस के साथ। ठीक है। हमको याद रखना है इसका फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का। ये जो है कोई भी EdTech की जो है बात की जाएगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात किया जाएगा तो ये इसके लिए जिम्मेदार होगा। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम फैसिलिटेट एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज टेक्नोलॉजी यूजर इम्प्रूवमेंट, वही जो बात की जा रही है। ठीक है। और इसके बाद ये थोड़ा सा याद रखने कि सितंबर 2021 में जो है NEP को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए नीति आयोग का एक पार्टनरशिप किया गया था बायजूस के साथ। ये करंट से रिलेटेड थोड़ा सा पूछा जा सकता है। 112 डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस के लिए जो JEE की तैयारी कर रहे थे उनके लिए जो है EdTech से रिलेटेड जो है ये कोलैबोरेशन जो है किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अदर चेंजेस थोड़ा सा देखते हैं। अंडर द NEP 2020 सितंबर 2021 नेशनल एजुकेशन कमीशन हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहला जो है ये नेशनल एजुकेशन कमीशन जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो अध्यक्षता जो है किया जाएगा। इसके बाद एकेडमिक क्रेडिट बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, ये हम लोग अब यूज कर लिए होंगे, BHU में तो यूज हो रहा है और बाकी जगह का पता नहीं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ए डिजिटल स्टोरेज ऑफ क्रेडिट अर्न हेल्प रिज्यूम एजुकेशन बाय यूटिलाइजिंग क्रेडिट फॉर फर्दर एजुकेशन। ABC जो है हम जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेते जाएंगे तो उसका जो है क्रेडिट हमारे क्रेडिट बैंक में जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर होते जाएगा। ठीक है।
इसके बाद नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू इम्प्रूवमेंट रिसर्च एंड इनोवेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना जो है करने की बात की जा रही है, रिसर्च और इनोवेशन को जो है इम्प्रूव करने के लिए। स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की जो है बात की जा रही है, टू फोकस एजुकेशनल अंडर रिप्रेजेंटेशन ग्रुप इन डिसएडवांटेज रीजन्स। जैसे कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एजुकेशन जो है बहुत पिछड़ी हुई हालत में है, तो उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाता है, वैसे स्पेशल एजुकेशन जोन घोषित करने की जो है बात की जा रही है। जेंडर इंक्लूजन फंड GIF फॉर असिस्टिंग नेशन इन द एजुकेशन फीमेल एंड ट्रांसजेंडर चिल्ड्रेन, इनके जो है एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए एक जेंडर एजुकेशन फंड की जो है बात की जा रही है। GIF फुल फॉर्म हम लोग याद रखेंगे, GIF का जेंडर इंक्लूजन फंड। ठीक है। द पॉलिसी प्रपोज न्यू लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन सच एज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉली पर्शियन एंड प्राकृतिक। अदर बॉडीज प्रपोज इन द नेशनल मिशन फॉर द मेट्रोइंग, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये सब चीज़ें जो है हम लोग पीछे देख चुके हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो है रीजनल लैंग्वेज के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वर्क करने के लिए बात कर रहा है, तो इसके लिए जो है बहुत सारे ट्रांसलेटेड नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन एंड इन जैसे संस्थाओं की जो है स्थापना की बात ये करता है। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं। आगे ये था हमारा NEP 2020, लगभग बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी। एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा याद रखेंगे कि 15 साल का जो एफिलिएशन पीरियड रखा गया है, कोई भी अगर कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो रहा है तो वो 15 साल बाद जो है ऑटोनोमस हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं, NEP से ही स्टार्ट किया था। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं, या कुछ अगर छोटा उटा होगा तो थोड़ा सा, इससे ज़्यादा इससे पूछने की जो है चांस बहुत कम है। ठीक है। आगे देखते हैं कि अब देखेंगे कि 5 ईयर प्लान के साथ जो है हमारे एजुकेशन में क्या जो है परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसमें हमारे कई सारी चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। सबसे पहला कि 5 ईयर प्लान हमारा बहुत बेसिक होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसका जो टाइम पीरियड हम लोग को याद करना होगा, तो सबसे पहले अब 5 ईयर प्लान का जो मैं एक बता देता हूँ कि 5 ईयर प्लान जो है 1951 से शुरू होता है और 5 साल के लिए इसको बनाया जाता है। 1951 से पहला 56 तक चलेगा, 56 से 61 तक चलेगा, दूसरा 56 से 61 तक, तीसरा जो है 56 से 66 तक चलेगा। 3 साल का जो है हम लोगों को गैप दिखेगा। 61 से 66 तक। ठीक है। तीसरा 5 ईयर प्लान जो है, इसके बीच में 3 साल का जो है रोलिंग प्लान आता है, यानी कि इसको हम लोग 5 ईयर क्या बोलते हैं, हॉलीडे कुछ बोलते हैं, 3 साल का जो है गैप देखने को मिलता है। फिर ये जो है चौथा स्टार्ट होता है 69 से 74 तक। पाँचवा जो चलेगा 74 से 78 तक, 74 से 78 तक ये है। ठीक है, 78 तक ही है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। 78 से 80 तक 2 साल का जो है रोलिंग प्लान देखने को मिलेगा। उस समय जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है तो 2 साल का वो रोलिंग प्लान लाते हैं। इसके बाद 80 से 85, 1974 से लेकर 78 तक, और छठवां जो है शुरू होता है 80 से 85, 85 से 90, फिर 1 साल का जो है गैप देखने को मिलता है 85 से 90। 8वें में जो है 1 साल का गैप देखने को मिलेगा, फिर 1 साल का जो है 1 साल 1 ईयरली प्लान जो है देखने को मिलेगा मनमोहन सिंह जब हमारे बनेंगे फाइनेंस मिनिस्टर।
इसके बाद 52 से 57, 92 से 97, 8वां, 9वां जो है 97 से 2002, 11वां 10वां जो है 2002 से 2007, 12वां जो है 2007 से 2012, 11वां 2007 से 2012, 12वां जो है 2012 से 2017, सबसे लास्ट वाला जो है ये है। ठीक है, एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना होगा कि पीपीटी दिखाई दे रहा है ना? ओके, ये 8वां जो 5 ईयर प्लान है, इसके समय एलपीजी रिफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलता है। किसी को पता है एलपीजी रिफॉर्म्स? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इस समय जो है एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। पीपीपी मॉडल जो है वो एजुकेशन सेक्टर में बूम करेगी। तो ये बात हम लोग को याद रखना है 8वें 5 ईयर प्लान में। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे, अब देखते हैं शुरू से। पहला जो 5 ईयर प्लान था उसका गोल था प्राइमरी एजुकेशन। इसमें इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए? एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, इंप्रूवमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है शुरू किए गए थे। आउटकम इसका क्या मिला? इंक्रीज द प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट एंड इन्फेसिस ऑन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो पहला 5 ईयर प्लान का जो गोल है वो हमारा प्राइमरी एजुकेशन से। इसमें हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स गोल वाज प्राइमरी एजुकेशन। तो ये हम लोग को याद रखना होगा कि पहले 5 ईयर प्लान का जो गोल था वो प्राइमरी एजुकेशन था। सेकेंडरी जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसका जो है गोल है स्टैंडिंग सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, पहले में प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है, दूसरे में जो है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को जो है बढ़ावा मिलता है। इसके लिए क्या किया जाता है? स्टेबलाइजिंग द सेकेंडरी स्कूल्स, क्रिएशन ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटीज। आउटकम जो है ग्रोथ इन सेकेंडरी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज। अगर ध्यान से हम लोग देखें तो इसी समय शायद आईआईटी, कौन से आईआईटी की स्थापना इस समय की जाती है? शायद खड़गपुर की स्थापना जो सेकेंड आईआईटी खड़गपुर की स्थापना शायद 60 में की गई थी सेकेंड 5 ईयर प्लान में। और क्या बोल रहे हैं स्वदेश साहब? हाँ हाँ, तो ये सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान का है। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना जो 1961 में किया गया था। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान जब आता है तो उसमें हम लोग टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं। बहुत सिंपल है, पहले में प्राइमरी, दूसरे में सेकेंडरी और हायर, तीसरे में टेक्निकल एंड वोकेशनल। इसमें जो है पॉलिटेक्निक और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है की जाती है। बहुत सिंपल है। ठीक है, चौथे में बात किया जाएगा कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। अब सारे प्रकार की ज़रूरत हमारी पूरा हो गई है, तो अब सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको जो है कंसोलिडेट करने की बात की जा रही है। ठीक है, चौथे में। पाँचवें में देखा जाएगा तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबके लिए समान शिक्षा। ये गोल किस 5 ईयर प्लान की है? तो हम लोग याद रखेंगे 5वें 5 ईयर प्लान का गोल जो है वो है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। ठीक है, इनिशिएटिव इसमें क्या क्या लिए गए थे? प्रोग्राम फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन, वुमेन एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन। आउटकम इसका क्या मिलेगा? इंक्रीज फोकस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, स्टेबलाइजमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, 6th 5 ईयर प्लान में बोला जा रहा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर से जो है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसके ऊपर जो है बात की जा रही है 6वें 5 ईयर प्लान में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टू इम्प्रूव स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड डे मील प्रोग्राम, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। मिड डे मील लायक प्रोग्राम जो है इसमें शुरू किया गया होगा 6th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग 6वें 5 ईयर प्लान से। 7वां जो है वो है क्वालिटी एजुकेशन। 7वें 5 ईयर प्लान का जो है क्या है? क्वालिटी एजुकेशन।
इसमें जो है नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जैसे विद्यालय जो है खोले जाते हैं 7वें 5 ईयर प्लान में। 8वां जो है वो मैंने बताया कि इसमें पीपीपी मॉडल को जो फॉलो किया जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें एजुकेशन सेक्टर में बढ़ेगा। इनिशिएटिव इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन स्कूल, एक्सपेंशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, आउटकम मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीज एम्फेसिस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब जो है इसमें देखने को मिलता है। 9th का जो है लिटरेसी एंड हायर एजुकेशन, ये फोकस है 9वें 5 ईयर प्लान का। साक्षरता और हायर एजुकेशन। नेशनल लिटरेसी मिशन, ये याद रखेंगे हम लोग। नेशनल लिटरेसी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है कब शुरू किया गया था? ये शायद 2002 में शुरू किया गया था, अगर मैं सही हूँ तो, मुझे इतना याद आ रहा है। नेशनल, ये भी याद रखेंगे हम लोग, नेशनल लिटरेसी मिशन जो है 2002 में शुरू किया गया था। नहीं, नेशनल लिटरेसी मिशन इज ए नेशनल प्रोग्राम स्टार्टेड इन द गवर्नमेंट 1988 में। 1988 में इसको शुरू किया गया था। नहीं, गलत है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, अच्छा 1 मिनट मैं आपको कुछ बताता हूँ इम्पोर्टेंट, तब तक ये थोड़ा सा पढ़िए आप लोग। मैं एक जगह सारे मिशन को जो है लिख के रखा हूँ। दो तीन मिशन जो है शुरू किए गए हैं। मेरी कॉपी नहीं दिख रही है वो अभी फिलहाल, मैं भेज दूंगा, उसको देख लीजिएगा अभी फ़ोटो खींच के। एक भारतीय साक्षरता मिशन है, सर्व शिक्षा अभियान है, यह हम लोग सर्च कर लेंगे। सर्व शिक्षा अभियान है, ये बताइए कब शुरू किया गया था? 2001 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1986 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सब बढ़ें सब पढ़ें सब बढ़ें, ये सर्व शिक्षा अभियान का ये कोटेशन था शायद। और भारतीय साक्षरता मिशन ये है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इसको कब शुरू किया गया था? 1988 में। 1998 में, ठीक है। ओके, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। नेशनल लिटरेसी मिशन, एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आउटकम क्या इसका निकला देख लेंगे। 10वें 5 ईयर प्लान का जो था ब्रिजिंग रीजनल डिपार्टीज इन एजुकेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जा सकता है कि 10वें 5 ईयर प्लान में बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया 10वें 5 ईयर प्लान में फॉर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, कि जो कुछ ऐसे रीजनल डिपार्टीज हैं जो एजुकेशन से जो है कटे छटे हुए बचे हुए हैं, जैसे कि कुछ कोई ट्राइबल सोसाइटी हो गया या कोई ऐसा बैकवर्ड रीजनल एरिया हो गया, उन लोगों को जो है लिटरेसी में उनको आगे करने के लिए ये सर्व शिक्षा अभियान जो है शुरू किया जाता है 10वें हमारे 5 ईयर प्लान में, ठीक है। इसके बाद 11वें में
इंक्लूजन एंड क्वालिटी, आपको कुछ बचा नहीं है तो क्वालिटी के ऊपर जो फोकस किया जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये बताइए कब शुरू किया गया था सोनी? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये शायद 2008 में शुरू किया गया था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान देख लेते हैं, शुरुआत मार्च 2009 में इसको लॉन्च किया गया है। ये याद रखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 में। 12th 5 ईयर प्लान में इक्विटी एंड एक्सेलेंस के ऊपर जो है बात किया जा रहा है, ये याद रखना है हम लोगों को। फिर से एक बार जल्दी से देख लेंगे। पहले में सभी लोग अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, प्राइमरी एजुकेशन पहले में, दूसरे में क्या है? पहले में प्राइमरी, दूसरे में सेकेंडरी एंड हायर, तीसरे में क्या है? टेक्निकल एंड वोकेशनल। पहले में प्राइमरी बात कर लिया, दूसरे में सेकेंडरी हायर, तीसरे में वोकेशनल एंड टेक्निकल, चौथे में कुछ बचा नहीं तो फिर से सारे इंस्टीट्यूशन जो है उनको बढ़ाने की बात करेंगे, कंसोलिडेट करने की बात करेंगे। पाँचवें में क्या करेंगे? पाँचवा जो सबके लिए किस इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, हाँ ये पाँचवें की सबसे बड़ी खासियत है, ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है। छठवें में क्या करेंगे? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये छठवें प्राइमरी इसमें जो है शुरू किया गया था, ठीक है। और सातवें में क्वालिटी एजुकेशन, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये 1986 में इसकी स्थापना जो की जाती है, क्वालिटी एजुकेशन। आठवें में जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा और वोकलाइजेशन किया जाएगा। और इसमें नौवें में जो लिटरेसी एंड हायर एजुकेशन के ऊपर बात किया जाएगा। 10वें में जो हमारे छोटे कटे छटे जो वो इलाके हैं उनको जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए बात किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान यहाँ शुरू किया जाता है। एक बार फिर से बता दीजिए, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? मुझे जहाँ तक हाँ तो याद रखेंगे, 1-2 हो सकता है, 1 दिसंबर जनवरी में शुरू किया गया तो वो हो सकता है 1 और 2 में शुरू किया गया था, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान 1 और 2 में, नेशनल लिटरेसी मिशन जो 1998 में, ठीक है। और आगे जो है 11वें में जो शुरू किया गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में। और 12वें में जो है सारी चीज़ें सही चल रही हैं। एक यहाँ पे वो दिया गया है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। इग्नू की स्थापना कब की गई थी? 1986 में, ठीक है। 85-86 मान लेंगे। और इग्नू की स्थापना जो है किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी? ये बताइए थोड़ा सा। एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो 1986 में भी आती है, उससे नहीं हुआ था इग्नू की स्थापना। इग्नू की स्थापना जो है इससे पहले कौन सी कमेटी आई थी 1986 के पहले? ओके, इतना याद रखेंगे कि एनईपी 1986 के आधार पे जो है हमारा इग्नू की स्थापना जो है किया गया। आगे इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। हम लोग ये बात कर चुके हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसका नंबर हम लोग याद रखेंगे 54, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो नंबर है 54 है।
बाकी जिससे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताइएगा, कल इसको मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से। स्टेट यूनिवर्सिटी का नंबर जो है 460 है। स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चलाने की जिम्मेदारी जो सरकार, केंद्र सरकार के पास होती है। स्टेट यूनिवर्सिटी को चलाने की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार के पास होती है। और इससे रिलेटेड जो एक्ट एंड रेगुलेशन है वो जो है हमारे विधानसभा में बनते हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले जो है पार्लियामेंट में बनते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी वो है कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन ग्रांटेड यूनिवर्सिटी स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑन द एडवाइस ऑफ यूजीसी। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो यूजीसी के रिकमेंडेशन पे इनको जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो है ग्रांट जो वो दिया गया है। इनकी संख्या 125 है। डीम्ड यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो चलाए स्टेट रेगुलेशन के द्वारा चलाए जाते हैं, कि जो जिस स्टेट में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगा उसके स्टेट के एक्ट के द्वारा इसको चलाया जाएगा, लेकिन ऑपरेट और फंडेड जो है प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा जो किया जाएगा। इसकी संख्या जो 430 है। ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो 14 है। ओपन यूनिवर्सिटी ये 14 है, लाइक इग्नू और एक जो डीयू का कोई कॉलेज है वैसा। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको जो है नेशनल इम्पोर्टेंस का जो है टैग मिला हुआ है। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है 161 हैं। इसमें खास करके आईआईटी, आईआईएम और एम्स जो है, ये संस्थाएं जो आती हैं इनको इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो बोला जाता है। पार्लियामेंट के द्वारा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो है इनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वो घोषित किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनियंस जो है ये 20 है, और इनका इसलिए इनको इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनियंस बोला जाता है क्योंकि इनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये अपना सेटअप जो है सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी एंड फंडेड बाय गवर्नमेंट टू इंडिया बिकम वर्ल्ड क्लास टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इसमें जो है पूरे वर्ल्ड के लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुल ऐसे जो है 20 इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जिसको ये दर्जा जो है मिला हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनियंस का। इसमें आईआईटी, आईआईएस बेंगलोर है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली है। बिट्स पिलानी जो है वो हमारा इसका इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनियंस का दर्जा जो इसको मिला हुआ है। ऑटोनोमस कॉलेज लगभग 700 से ऊपर हैं। स्वतंत्र कॉलेज जो है वो 700 से ऊपर हैं। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ वही बात है। इसमें एनआईटीज़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंडियन लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये आते हैं। ये क्या होता है कि ये प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि बार काउंसिल हुआ, नेशनल मेडिकल काउंसिल हुआ, इनके द्वारा जो है इनको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है। इसके बाद एक बार फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी 54 है, स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी 460 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 430 है, ओपन यूनिवर्सिटी 14 है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 161 है, इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनियंस जो है 20 है, और ऑटोनोमस कॉलेज जो है 700 से ऊपर है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ हमारा रेगुलेटरी बॉडीज जो है उनको हम लोग ध्यान दे देंगे। यूजीसी है। यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1953 ईस्वी को किया गया था, और इसको जो है 1956 में जो है पार्लियामेंट एक्ट के तहत जो है एक वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था, वैधानिक दर्जा जो दिया गया था। यूजीसी के जो है 6 रीजनल ऑफिस हैं, 6 रीजनल कार्यालय हैं। ये हम लोग देख लेंगे कहाँ कहाँ है। 6 रीजनल कार्यालय जो है यूजीसी के हैं। ठीक है। और इसके कार्य के बारे में किसी को बताना नहीं है। लोकेटेड डिस्ट्रीब्यूट फंड एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज, फार्मुलेट रेगुलेशन एंड गाइडलाइन यूनिवर्सिटीज, ग्रांट रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, मॉनिटर द क्वालिटी एजुकेशन थ्रू द रेगुलेशन एंड इंस्पेक्शंस। ये यूजीसी का काम है। आगे देखेंगे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना जो 1945 ईस्वी में की गई है। ठीक है। और इसको जो है 1987 में जो है वैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया, वैधानिक दर्जा, ये याद रखेंगे। इसका काम वही है जो यूजीसी का हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए है, और इसका काम वही ठीक जो है हमारे टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए है। ठीक है। सेम लाइक यूजीसी ये वर्क करती है। क्लियर? बताइए, बोलते जाइए आप लोग। ओके। आगे बढ़ेंगे। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, इसका हम लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे। इसका ये रोल और फंक्शंस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस एक बार पढ़ लेंगे। और फॉर्मेशन डेज जो इसका 1994 है,
और ये जो है ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब कि इसको वैधानिक दर्जा जो है नहीं प्राप्त है। आगे बढ़ेंगे, नाक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के समय में। किसी भी कॉलेज को ए प्लस बी प्लस सी प्लस ऐसे जो ये दर्जा जो है प्रदान करता है। इवेलुएट इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, प्रोवाइडेड एक्रेडिटेशन स्टेटस एंड ग्रेड टू द इंस्टीट्यूशंस, प्रमोट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट थ्रू द सेल्फ असेसमेंट। वही चीज़ है, ये इंस्पेक्शन करता है घूम घूम के और देखता है कि कौन से कॉलेज को जो है किस प्रकार की रैंकिंग जो है प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। इसकी स्थापना जो है 1994 ईस्वी में हुई है। तो NBA और NSE नाक ये दोनों की स्थापना जो 1994 ईस्वी में की गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी बताने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पे जो लॉयर वगैरह होते हैं उनको लाइसेंस ये प्रोवाइड कराया जाता है। सेट स्टैंडर्ड फॉर लीगल एजुकेशन, ग्रांट रिकॉग्निशन लॉ स्कूल एंड प्रोग्राम, कंडक्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ऑफ लॉ ग्रेजुएट्स। फॉर्मेशन डेट इसका क्या है, 1961 ईस्वी में है। 1961 ईस्वी में बार काउंसिल को बनाया गया था और इसको जो है अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत जो है बनाया गया था। इसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ये बनाया गया है। सेम वही काम जो है बार काउंसिल वकीलों के लिए जो करता है वो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है डॉक्टरों के लिए करता है। इसकी स्थापना जो है 25 सितंबर 2020 ईस्वी को की गई है। रिप्लेस्ड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, 1934 में एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था, उसको रिप्लेस करके मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। नेशनल मेडिकल कमीशन ये 2020 में इसको बनाया गया है और इसने रिप्लेस किया है 1934 के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये हमारे उतना काम का नहीं है लेकिन देख लेंगे। इसका डेट जो है 12 अप्रैल 1949 ईस्वी को इसको बनाया गया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, 4 मार्च 1948 ईस्वी को इसको बनाया गया है अंडर द फार्मेसी एक्ट। याद रखेंगे हम लोग थोड़ा सा इसका डेट, 4 मार्च 1948 ईस्वी को। इंडियन नर्सिंग काउंसिल 1947 ईस्वी को। ये सब हमारे फील्ड के बात नहीं है लेकिन बस एक थोड़ा सा देख लेंगे इसको। 1947 में बनाया गया इंडियन नर्सिंग काउंसिल को। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो है इसको 1972 ईस्वी में बनाया गया है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, ये 17 अगस्त 1995 ईस्वी को बनाया गया है अंडर द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक्ट 1993। ये याद रखेंगे थोड़ा सा कि इसको, क्योंकि अभी जो है इसको रिप्लेस करके PSSB के अंडर जो है रखा गया शायद। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को जो है 17 अगस्त 1995 ईस्वी को बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI, 1986 ईस्वी में इसको बनाया गया है और ये जो 1992 ईस्वी में इसको पार्लियामेंट एक्ट के तहत जो है वैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, इसका हम लोग कार्य तो जानते ही होंगे क्योंकि ये जो रेगुलेट ट्रेनिंग प्रोग्राम रिहेबिलिटेशन स्पेशल एजुकेशन, जो हमारे दिव्यांग और नशेड़ी लोग होते हैं उनको रिहेबिलिट करने के लिए और स्पेशल एजुकेशन जो है देने के लिए इसका जो स्थापना किया गया था। ठीक है, इसके बाद 2024 का जो हमारा NIRF रैंकिंग है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले के 10 यूनिवर्सिटीज है उसके ऊपर क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए पूछा जा सकता है। तो NIRF रैंकिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। पहले पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वाली है जिसके ऊपर हम लोगों ने पहले बात की है। दूसरे पे जवाहरलाल नेहरू JNU है। तीसरे पे BHU है। चौथे पे DU है। पाँचवें पे जादवपुर यूनिवर्सिटी है। छठवें पे अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर है। सातवें पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। आठवें पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी है। नौवें पे मणिपाल एकेडमी है। 10वें पे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है। ये क्लियर हुआ। पहले पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वाली, दूसरे पे JNU, तीसरे पे BHU, चौथे पे DU, पाँचवें पे जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, छठवें पे अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर, सातवें पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, आठवें पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी, नौवें पे मणिपाल एकेडमिक हायर एजुकेशन, 10वें पे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे एक फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं हमारे भारत में
उनकी स्थापना जो है कब की गई थी। मोस्ट ऑफ हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं, उसी को जो फिर से रिवाइज कर लेंगे एक बार। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का सबको पता है 1916 ईस्वी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920। जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में इसकी स्थापना हुई है। और इसको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया 1988 ईस्वी में। ये ध्यान देंगे थोड़ा सा। जामिया मिलिया इस्लामिया क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे कैसे इससे पूछा जा रहा है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए आता है क्वेश्चन इससे। तो कुछ कुछ जो आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी होंगी जहाँ पे आपका पढ़ने का सपना होगा उसको हम लोग याद रखेंगे कि इसकी स्थापना जो है इस समय हुई। उसके आधार पे हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे क्वेश्चंस को सजा लेंगे। विश्व भारती 1921, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1922, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1969, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेयू नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी 1973, हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी 1973, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको 2009 में बनाया गया, हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। पौडुचेरी यूनिवर्सिटी जो 1985 ईस्वी में बनाया गया, पौडुचेरी यूनिवर्सिटी 1985। मिजोरम यूनिवर्सिटी 2001 ईस्वी में। इससे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पूरे यूनिवर्सिटी का लिस्ट दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये अगर हमको थोड़ा सा नाम अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में टोटल जो है लगभग 28 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थे? 54 है। ठीक है, लेकिन हम लोग 20-30 तो जानना ही पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है। मिजोरम यूनिवर्सिटी जो है 2001 ईस्वी में बनाया गया है। इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी वो जो 2007 ईस्वी में बनाया गया है। नागालैंड यूनिवर्सिटी 1994 ईस्वी में बनाया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात 2009 ईस्वी में बनाया गया है। ये मिजोरम और नागालैंड को याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट की भी है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो 2009 ईस्वी में बनाया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है 2009 ईस्वी में बनाया गया। जिसके सामने सेंट्रल लगा है उसके लिए तो हमारे सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका क्रोनोलॉजी हम लोग याद रखेंगे। 2009 में बनाया गया सबको। और नागालैंड यूनिवर्सिटी को 1994 ईस्वी में, मिजोरम यूनिवर्सिटी को 2001 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ये जितने जिसके सामने सेंट्रल लगा हुआ है सब 2009 में बने हुए हैं। ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, साउथ बिहार, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, केरला, कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, जम्मू सब 2009 में बनाए गए हैं। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये 2016 में बनाया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ये 2017 में बनाया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश एक आंध्रा यूनिवर्सिटी है जो स्टेट यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश सेंट्रल है, ये 2018 में बनाया गया है। सारा लिस्ट क्लियर है? ठीक है। नहीं तो एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है हायर एजुकेशन में। और हायर एजुकेशन का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था, इससे सिंपल हमारे 10 यूनिट का कोई यूनिट नहीं है। तो एक बार फिर से ध्यान दे देंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन घुमाया नहीं जा सकता है, बस फैक्चुअल है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब ध्यान देंगे, सामने यूनिवर्सिटी लगा हुआ है, तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो 1857 में बनाई गई थी। मद्रास, कलकत्ता ये 1857 वाली हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ये 1887 में बनाई गई थी। 2005 में इसको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। कौन से कमीशन के बाद? हाँ, हंटर कमीशन के बाद। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 1916 ईस्वी में। उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1918 ईस्वी में। पटना यूनिवर्सिटी 1917 ईस्वी में। याद रखेंगे, पटना यूनिवर्सिटी 1917 ईस्वी में। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ 1921 ईस्वी में। आंध्रा यूनिवर्सिटी 1926 ईस्वी में। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी 1929 ईस्वी में।
पंजाब यूनिवर्सिटी जो 1947 ईस्वी में, ठीक है। ये जो है 1882 में, ठीक है, एक ना यार देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हम लोग को पढ़े ही हैं, लेकिन देख लेंगे एक बार अच्छे से। मैप मैप दिखा देंगे अभी एक बार फिर लास्ट में थोड़ा सा। पंजाब यूनिवर्सिटी एक बार फिर से देख लेंगे। 1857 में तीनों यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी, बंगाल, मद्रास, मुंबई। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी जो बनाई गई 1887 ईस्वी में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887, मैसूर 1916, उस्मानिया 1918। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी यूनिवर्सिटी याद हो, आपको जो इसमें से अच्छा लग रहा हो बस उसको याद रखिए कि उसको कब बनाया गया है। अगर 5-6 यूनिवर्सिटी दिया गया उसमें से 3-4 आपको पता है तो आप उससे जो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं बताऊंगा आगे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन ये वाला। आंध्रा यूनिवर्सिटी 1926, अन्नामलाई 1929, पंजाब यूनिवर्सिटी 1947, उत्कल यूनिवर्सिटी 1943, जादवपुर यूनिवर्सिटी फिर से 1955। ये बहुत बाद में जो इसको इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है, या ये अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको नहीं बनाया गया है, शायद स्टेट यूनिवर्सिटी है। अलगप्पा यूनिवर्सिटी 1985, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 1969, अन्ना यूनिवर्सिटी 1978, मैंगलोर यूनिवर्सिटी 1980, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी 1949, भारतीयर यूनिवर्सिटी 1982, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी 1966, गोवा यूनिवर्सिटी 1985, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1962, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 1947, गुजरात यूनिवर्सिटी 1949। अब हो गया हुआ आपके दिमाग में यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया। तब तक हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे इसको। बताइए इसका आंसर सभी लोग दीजिएगा। इग्नू, बहुत अच्छा। क्वेश्चन जो इससे बहुत ज़्यादा इजी पूछा गया है, इससे इजी क्वेश्चन मुझको किसी यूनिट में नहीं लगा है। ये भी सिंपल है, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रही होंगी उन्हीं का कैंपस रह सकता है। तो कौन सी इसमें सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है? नालंदा तो है ही। डी वाला जो विक्रमशिला है उसका भी कैंपस हम लोग को 6 देखने को मिलता है। बहुत अच्छा। अब देखिए, इसीलिए मैंने ये बोल रहा था कि थोड़ा सा हम लोग को याद रखना होगा। सेकंड होगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है हमारा 1857 में बनाया गया था। और इसके बाद जो है बी वाला जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारा 1922 में बनाया गया था शायद। इसी से जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। हाँ, बहुत अच्छा है। इससे सिंपल यूनिट पूरे 10 यूनिट में कोई नहीं है। ये सब दिसंबर के क्वेश्चन है, ये 14 दिसंबर वाला पेपर है, अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो। इसमें क्या करना है, एक को पकड़ेंगे, सैडलर कमीशन का गठन कब किया गया था, क्यों किया गया था। मैं बताया था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कार्यकाल को देखने के लिए। 1 का 4 केवल 1 में है। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि सारे से सारे सारे मैच हो जाएंगे। आगे है
तो इसका नहीं है, मैं बता देता हूँ। पहले में बोला गया फाइनेंशियल हायर एजुकेशन कमीशन, कंट्री लाइक इंडिया डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये बोला जा रहा है कि हायर एजुकेशन में कितना फाइनेंस लगाना है, इसका डिसीजन हमारा इनकम से होता है। ये तो सही है। दूसरे में बोला जा रहा है अकॉर्डिंग NEP 2022 फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन विल बी कैरिड। फंडिंग और फाइनेंसिंग का काम जो है देखा जाएगा वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा देखा जाएगा। हायर एजुकेशन, हाँ हाँ, उन तीनों को जो मिला के बना है वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक है, एक बार देख लेंगे हम लोग, पीछे अभी जाएंगे तो पहला सही है, दूसरा जो है गलत है। हाँ हाँ, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल है, बहुत अच्छा। उसके द्वारा जो फंडिंग एंड फाइनेंसिंग का काम जो है देखा जा रहा है। क्वेश्चन इसके एकदम सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं है धरती पे। इसीलिए तो मैं क्वेश्चन पे आ गया कि और ज़्यादा दिमाग ना खराब हो, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं। उच्च शिक्षा का निजीकरण अभी मैंने बताया है, प्राइवेटाइजेशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तीसरा जो इसका सही है। साइंस एजुकेशन इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन कलकत्ता 1817। 1817 में कलकत्ता में शुरू किया गया था। ठीक है। द आइडिया ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड गेट फिल अप विद द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ एजुकेशन 1921। ये बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन है ही नहीं। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। हाँ बहुत अच्छा, सेकंड जो सही है। अब कोई एक जो है इसका एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। इसमें पूछा 1919 का जब वो आया था मार्लियामेंटो, क्या नाम है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो उसमें जो एजुकेशन को स्टेट का वो मैटर बना दिया गया था। ठीक है, तो उसी से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जब ये एजुकेशन जो स्टेट का मैटर है तो उसके कंट्रोल को कौन देखेगा 1921 में। जाहिर सी बात है कि जो प्रोविंस की मिनिस्ट्री होगी वो देखेगी। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कितना ज़्यादा सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज इन द सेम ईयर 1916। अब BHU से जो है एलिमिनेट कर देंगे, ये दोनों तो कभी नहीं होगा। बचा A B C 1 और 2। अब देखेंगे कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है ये 1857 में बनाया गया है, तो ये कभी नहीं होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि इफ द बिग कारपोरेट हाउस स्टेबलाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया क्वालिटी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। भारत के बड़े उद्योगपति अगर एजुकेशन सेक्टर में आते हैं तो भारतीय स्टूडेंट्स को जो है अधिक से अधिक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है। सही बात है। और इट इज़ एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट अप्लाइड बाय कॉर्पोरेट हाउस विल बी वर्ल्ड लीडर इन एजुकेशन। ये दोनों सही भी माना गया, दोनों गलत भी माना गया NTA के द्वारा। A और B जिन जिन लोगों ने लगाया था दोनों को जो है इसका फुल नंबर जो है दिया गया है। मे बी,
प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन उनका जो क्वालिटी होता है वो भी तो वर्ल्ड क्लास होता है। आगे बोलिए आगे। 1902 के जो यूनिवर्सिटी कमीशन बना था उसका हेड कौन था? इससे हाँ हाँ वही विश्वविद्यालय आयोग उसको बोलते हैं, रेलवे आयोग को। 1902 में, 1904 में रिपोर्ट दिया था अपना, तो विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में किन की स्थापना जो हुई 1857 से पहले? फोर्ट विलियम होगा, श्रीरामपुर पता है सबको। बी और डी दोनों साथ में दो जगह हैं, सी और डी। एक यहाँ बी दूसरे और चौथे में है, तो सेंट यहाँ जो दिया गया है बी, फोर्थ इसका सही होगा सी डी ई। ये तीनों जो है खोला गया था लेट 18th सेंचुरी में। हाँ हाँ 1800 वाला, हाँ 2 साल में बंद हो जाता है। एक क्वेश्चन पकड़ेंगे सब सॉल्व हो जाएगा। सी का फोर्थ सही है, सेकंड जो इसका सही होगा। हम्म। कमिटी एंड मॉडल एक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी उसी के आसपास देख लेंगे। अब ये बताइए, थोड़ा सा टेक्निकल है, पूछा गया कि एंशियंट यूनिवर्सिटी श्री धान्य कटक, कटक में है यूनिवर्सिटी, was situated on the bank of river Yamuna. Sri Dhanya Katak attend the celebrity in the seat of both Brahmical Buddhist learning during the time of सिद्ध नागार्जुना। अब उड़ीसा में कोई यूनिवर्सिटी है तो यमुना बैंक के रिवर पे थोड़े होगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। फोर्थ पहला गलत दूसरा सही। लेकिन इसका ये सही है, चौथा सही है, मैं गलती से सेकंड लिख दिया हूँ। हाँ 1948 की बात की गई है, अंडर हुच चेयरमैनशिप यूनिवर्सिटी कमीशन वाज अपॉइंटमेंट? राधा कृष्णन। हिंदू कॉलेज कलकत्ता बाद में क्या नाम रखा गया है? सिंपल। बाद में इसको 2009 में बना के प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी रख दिया गया। 9-10 जो भी रहा हो। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन जो है एनटीए के द्वारा घुमाने की कोशिश की गई, लेकिन घुमा नहीं पाए हैं। इसमें पांचों सही है, ए बी सी डी, ऑप्शन 1 और सेकंड दोनों को सही माना गया है। वन और सेकंड जो लगाया होगा उसको नंबर मिल जाएगा। पांचों नहीं, शुरू के 4 सही हैं, पांचवा जो है नहीं सही है, क्योंकि वो मुंबई बेस्ड थे, पुणे वाले में नहीं थे, फर्ग्यूसन कॉलेज में नहीं थे, और इसलिए जो है ये 1 और 2 जो लगाया था वो सही। इसमें क्वेश्चन को घुमाया ही नहीं जा सकता है, ज़्यादा सा घुमाने की कोशिश करेगा तो फिर वही ये हालत हो जाएगी।
1986 की पॉलिसी इंटेंड इनकरेज द इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च इन सोशल साइंस अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 आइडिया ऑफ द रूरल यूनिवर्सिटी वाज अनटेंजिबल। अनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? अतार्किक। बताइए प्राची, क्या होता है अनटेंजिबल का मतलब? वही अतार्किक और स्थिर और समर्थनीय। सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल एजुकेशन वर हाईलाइटेड अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? अभी हम लोगों ने पढ़ा है। वन होगा या नहीं होगा? हायर एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है हायर एजुकेशन नहीं है, हमारा प्राइमरी एजुकेशन है। ठीक है, अनदर नॉलेज कमीशन के ऊपर जो है बात नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका सही होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको बहुत मज़ा आ रहा था। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज नीडेड फॉर। फर्स्ट। सही है, फर्स्ट इसका सही है। आगे बात करते हैं। फर्स्ट इसका सही है। अरेंज करना है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, बस इतना ही है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन थे तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जितना पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है। हम्म। 4 पेपर का क्वेश्चन था, लगभग 22-23 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग दिन में फ्री हो तो कल दिन में इसका पूरा क्वेश्चन करा दिया जाए। बाकी जो बचा हुआ है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम लोग को देखना है कि प्रोफेशनल एजुकेशन बचा जो हुआ है, प्रोफेशनल एजुकेशन है जो बचा हुआ पार्ट है, ये लगभग हम लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ है। क्या नाम है, टीचिंग एप्टीट्यूड में। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको पीपीटी से आप लोग देख लीजिएगा एक बार, या मैं एक बार बता ही देता हूँ। प्रोफेशनल एजुकेशन कोई एक्सप्लेन कर दे। एक्ट से क्वेश्चन बनते हैं।
22 पे देख लेंगे हम लोग उसको थोड़ा सा। हम्म, ये कहाँ दिया गया है? ये कौन सी पुरानी वाली है क्या, केवीएस मैदान? आवाज़ जा रही है हमारी ना? ठीक है, मैं उसको खोल लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। देख लेते हैं हम लोग उसको भी थोड़ा सा, क्यों ही छूटे। आ, क्या लगता है कितना स्कोर हो जाना चाहिए फर्स्ट पेपर में? तो यही था ना, इग्नू। हम्म। इग्नू डेट थोड़ा सा देख लेंगे। ये थोड़ा सा अपडेटेड है। हाँ यही है ना स्वदेश। 24 पे है। तो ध्यान ध्यान से देख लेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक्ट जो है 2012 में इसको सुधारा गया है। अमेंडमेंट जो इसमें हुआ है 2012 में। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट जो 1961 में आया था, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो 2007 में आया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी एक्ट 2007 में आया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2014 में आया था। और इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एक्ट जो है 2014 में आया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एक्ट जो 2014 में आया है। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एक्ट 2017 में आया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट जो 2017 में आया है। ये कुछ हैं। और एक बार जो है इस पीपीटी को थोड़ा सा घुमा फिरा के देख लेंगे हम लोग। हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा। ठीक है।
आगे जो ये बचा हुआ आज का पीपीटी है, कल अगर दिन में क्लास होती है तो बचा कुचा जो चीज़ है उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। आ, ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं, टेक्निकल एजुकेशन हमको पता है क्या होता है। स्किल बेस्ड एजुकेशन भी पता है, वैल्यू एजुकेशन भी पता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी पता है, और प्रोविज़न भी हमको पता है, हम लोगों ने देखा है। एक चीज़ देखना है, कन्वेंशनल एजुकेशन और नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन। कन्वेंशनल का हिंदी क्या होता है? परंपरागत। ये- हाँ, ये पढ़ा तो है टीचिंग एप्टीट्यूड में, लेकिन इसको एक बार यहाँ भी थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो हम लोग इसके थ्रू ये देख लेते हैं डिफरेंस चार्ट के थ्रू, कि पहला है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ये जो है बेसिकली पैसिव लर्निंग होती है इसमें, यानी कि टीचर जो है वो सेंटर में होता है, स्टूडेंट जो है सेंटर के बाहर होता है। नॉन कन्वेंशनल जो होता है वो एक्टिव लर्निंग होती है, वेयर मूव्स फ्रीली चूजिंग हर ओन वर्क, स्टूडेंट प्रोवाइड विथ नॉलेज स्किल एंड एक्सपीरियंस, जनरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट मास्टरिंग इन लर्निंग एंड मॉड्यूल्स। बहुत सिंपल है ये। कोर कॉम्पिटेंस जो है वो एग्जाम्पल, फैक्ट, आर्गूमेंट, टेक्स्ट, डेडिकेटेड टाइम, एफर्ट्स, द पर्पज ऑफ मास्टर डिफाइंड स्किल एंड डेवलप सोशली जो है ये इसमें है। होलिस्टिक डेवलपमेंट इन द इंक्लूडिंग जनरलाइजेशन ऑफ लॉ, जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ें होंगी ये यहाँ होगा। थियरी, रूल, कॉन्सेप्ट, कॉग्निटिव, सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ माइंड। आगे जो है कि देयर इज अ कॉन्स्टेंट पीयर कांटेक्ट। पीयर कांटेक्ट का मतलब है कि लगातार जो एक दूसरे से लोग मिलते जुलते रहते हैं। और यहाँ जो लिमिटेड पीयर कांटेक्ट होता है, लिमिटेड स्टूडेंट्स जो होते हैं एक बैच के अंदर, लिमिटेड पीयर कांटेक्ट होता है। ग्रुप, इंडिविजुअल एंड होल क्लास जो है ये कन्वेंशनल टीचिंग का एक एग्जाम्पल हो सकता है। टीम वर्क एंड कलेक्टिव वे ऑफ ट्रेनिंग ये हो सकता है। वर्बल, विजुअल, प्रैक्टिकल, लिमिटेड कंटेंट टाइप, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पार्शियल रिसर्च, ह्यूरिस्टिक एंड ब्रेन स्टोर्मिंग मेथड, ये सब जो इसमें यूज किया जाता है। ब्रेन स्टोर्मिंग बताइए थोड़ा सा क्या था? ब्रेन स्टोर्मिंग को झंझावट बोलते हैं हम लोग, जिससे कि बहुत सारी नई आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते रहते हैं। और ह्यूरिस्टिक पता ही है, ये सब थोड़ा सा। हाँ, खोजकारी इसको बोलते हैं। कंट्रोल एंड असेसमेंट बाय टीचर, सेल्फ कंट्रोल एंड असेसमेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, ये सब सारी चीज़ें जो इसमें हम लोग को देखने को मिलती है। हाँ बताइए। हाँ, सबसे पहले जिसको यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा मिलेगा वो। हाँ तो वही है। अब वैसे प्रेसिडेंसी कॉलेज जो 1817 में बनी है, इसको 2009 में अगर यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है तो इसको हम पहली यूनिवर्सिटी नहीं मान सकते हैं ना। हम्म। को हाँ, और आगे।
इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। दिस कॉलेज वर कैटेगराइज्ड एज यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2029। से रामपुर हाँ 1882 में। कितने बने थे? क्या सही है, 43? आंसर सही क्या है इसका? ठीक है, कल कल जो है हम लोग एक्ट वाला देखेंगे थोड़ा सा। और किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है स्वदेश? ये श्री रामपुर कॉलेज किसके द्वारा बनाया गया था? डच कौन थे यहाँ, डेनिश थे क्या? डेनिश थे। इसका जब आप पढ़ेंगे प्राचीन विकिपीडिया पे ना, तो ये डेनमार्क में जो है, वहाँ का जो राजा था वो डेनमार्क में इसको घोषित करता है कि ये यूनिवर्सिटी है। भारत में इसको कोई यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला था। 1824 में इसको यूनिवर्सिटी बोला तो गया था, लेकिन भारत में नहीं। और ऐसे भी ये डेनिश डेनिश कॉलेज था और यहाँ पे अंग्रेज़ों का अधिकार है, तो कभी भी जिसको इसको पहली यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता था उस समय। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग भारत की पहली यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी को ही लगाएंगे। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? रिवीजन मुझे लगता है कि सबका हो गया, बहुत अच्छा हमने पढ़ाया, किसी का कोई डाउट नहीं है। बस कल देखना है कि